हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था, यानी जो आपको थोड़ा सा पार्ट बच गया था आपको बताने के लिए, तो उसको मैं लेकर आ गया हूँ। लेकिन ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड क्यों हो रही है? ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए दी जा रही है, केवल इसलिए क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक इसके पहले हमको पढ़ना था उसको हमने अच्छा खासा समय लेकर पढ़ लिया था। और अब जो बचा था वो केवल आपका एक बुद्धू सा टॉपिक बचा था, जो कि था आपका अकरेंस ऑफ मेटल वाला। तो आपका ये जो छोटा सा टॉपिक 2-3 बचा है, इस टॉपिक को मैंने कहा कि क्यों ना इसको हम एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करें। इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिन के टाइम पर ही प्रोवाइड करा दूं, जिससे हमारा मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर भी अच्छे से पूरा हो जाए। और साथ ही साथ हम क्या कर लें, हम लोग एक लाइव क्लास अब शाम को तो लेंगे ही, जैसा लेते हैं बेसिकली शाम को हम लोग लाइव क्लास ज़रूर लेंगे। और शाम की लाइव क्लास पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम के चैप्टर को शुरू करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि चूँकि आपके एग्ज़ाम सब आपके पास में आ रहे हैं और अब हमें क्या करनी है, अब हमें लंबी से लंबी क्लासेस लेकर आपके चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। अभी क्या करना है, जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी से आपके सिलेबस को अंत तक पहुंचाना है। इसीलिए मैंने कहा कि अब हम लोग इसे क्या, ये आपकी 20 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं चलेगी, 20 मिनट से ज़्यादा क्लास आपकी नहीं चलेगी। तो मैंने कहा क्यों 20 मिनट के चक्कर में हम लोग अपना पूरा दिन बर्बाद करें, इसको मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जल्दी से क्लास को ख़त्म कर देते हैं, जल्दी से चैप्टर को भी ख़त्म कर देते हैं। तो आज हमको पढ़ना है टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल। ये क्या है, तो किसी भी मेटल जो हमको मिलता है वो मेटल हमें डायरेक्ट कैसे, जैसे आप सोनार के यहाँ जाते हैं और सोना लेकर आते हैं, तो जो गोल्ड आपको मिलता है वो डायरेक्ट सोने के बिस्किट नहीं गड़े हैं आपकी अर्थ में, वो आपकी अर्थ की क्रस्ट में ओर्स के रूप में गड़े हुए हैं। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। किसके अंदर? आपकी अर्थ के क्रस्ट के अंदर। तो आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलते, तो किस फॉर्म में मिलते हैं? तो ये डायरेक्ट नहीं मिलते आपको, ये आपको ओर की फॉर्म में मिलते हैं, ओर की फॉर्म में। तो मोस्ट मेटल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ये इनके कंपाउंड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। कंपाउंड किन तरह के हो सकते हैं? ऑक्साइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है और हेलाइड हो सकता है। ठीक है, और कह रहा है कि अब ये दो तरीके इसमें जानिए। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये आपको पता है कि आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर जिन एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनको क्या कहते हैं? आप मिनरल कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये जो आपके मिनरल्स हैं, इनमें जब आप मान लीजिए गोल्ड आपका मेटल है, जैसे मान लीजिए ये जो आपका मेटल है, इस मेटल में जब क्या होगा, इस मेटल में इसका मान लीजिए ऑक्साइड लेने वाला मेटल है, तो इस मेटल में इसका ऑक्साइड लगा हुआ है। तो जब इस मेटल में ऑक्साइड लगा होगा तब क्या होगा, तब ये आपका ओर कहलाएगा, ओर कहलाएगा। ठीक है, तो ओर क्या है, बेसिकली ऐसे मिनरल हैं जो कि क्या हैं, जिनको प्रॉफिट के लिए निकाला जाता है। ठीक है, ये जान लीजिए दो टर्म, एक तो आपको ओर के बारे में जानना है कि ऐसे मिनरल जो कि प्रॉफिट के लिए निकाले जाते हैं, जो कि इसलिए निकाले जाते हैं कि सोनार मतलब जो निकाले वो किसी को बेचकर उससे फ़ायदा निकाल सके, इसलिए। तो ये तो है आपके ओर। अब गैंग क्या है, तो एक टर्मिनोलॉजी इसमें और आती है किसकी, गैंग की। तो गैंग क्या है भाई, गैंग क्या है, तो गैंग क्या है आपका हाँ, तो जब आपके ओर में ओर मेटल प्लस ऑक्साइड मिलकर आपका ओर बन रहा है, तो जब आपके ओर में सैंड पार्टिकल आ जाएं, यानी जब आप मिट्टी में खोदते हैं तो सबसे पहले आपको जो मिलता है, पार्टिकल मिल जाए या डस्ट मिल जाए, रॉक मिल जाए, सैंड के पार्टिकल मिल जाए, डस्ट मिल जाए। ठीक है, तो जब आपके ओर के अंदर, ठीक है, आपके ओर के अंदर ये रॉक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल इत्यादि आ जाएं, तब इनसे मिला हुआ आपको क्या कहलाता है, उसको गैंग कहते हैं। ठीक है, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको गैंग कहते हैं। तो आपको जब खोदे, मान लीजिए आपके पास ये अर्थ है, इस पर आपने क्या किया, इस पर आपने खोद लिया, और जैसे ही आपने इसको खोदा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको जो डस्ट से भरा हुआ पार्टिकल मिलेगा वो है आपका गैंग, वो आपका गैंग है। और उसके बाद जब आप क्या करेंगे, जब आप लोग कुछ प्रोसेस का यूज़ कर कर उस धूल मिट्टी को ओर से हटा देंगे, तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको गैंग से ओर मिल जाएगा। और फिर जब आप और सारे प्रोसेस कर करके अब इसके बाद कुछ हाईटेक प्रोसेस आप करते हैं, तो उन ओर पर वो हाईटेक प्रोसेस करने के बाद जब आप करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा,
तब आपको आपका प्रीशियस मेटल मिल जाएगा, तब आपको आपका मेटल मिल जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी अकरेंस ऑफ मेटल की। अब ये अकरेंस ऑफ मेटल होता कैसे है, तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप गैंग में से मतलब जब आपको जो मिला है ओर का मतलब जो आप मड कह सकते हैं, यहाँ पर आपको मड कहा सुनाया जाएगा। तो जो आपको मिला है वो मड है। अब उस मड में क्या है, उस मड में गैंग प्लस है ना, तो जब उस मड से आप लोग गैंग को निकाल देंगे तब आपको जो बचेगा ओर, ये क्या है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम गैंग फ्रॉम द ओर यूजिंग वेरियस मेथड टू ऑब्टेन कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ द मेटल। तो आपको क्या करना है, जब आप किसी गैंग में से इम्प्योरिटी निकाल देते हैं किस प्रोसेस का यूज़ कर कर, तब आपको जो क्या मिलता है, तब जो आपको ओर मिलता है वो क्या है, वो है कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ दैट मेटल। उस मेटल का कंसनट्रेटेड फॉर्म है ओर। ठीक है, तो कंसनट्रेशन ऑफ ओर क्या है कि उससे गैंग को निकाल देने की प्रोसेस के बाद जो मेटल मिला है वो है कंसनट्रेशन उसका। आगे आता है रिडक्शन टू मेटल। ये तो ऊपर वाली प्रोसेस तो आपकी एक प्रोसेस हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे, जब आपको ऊपर से निकाल दिया गया तो जो आपको ओर मिल गया वो क्या है, कंसनट्रेशन है। लेकिन हमें ओर तो बेचना नहीं है, यानी अगर आप सोने की अयस्क लेकर आ जाएंगे, इसको हिंदी में अयस्क कहते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए सोने की अयस्क ले आई, लौह अयस्क ले आया अयस्क, तब तो आप उससे गहना नहीं बनाएंगे ना। तो आपको गहना बनाने के लिए क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। तो प्योर मेटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्योर मेटल निकालने के लिए हम लोग रिडक्शन की प्रोसेस करते हैं, रिडक्शन की प्रोसेस करते हैं। अच्छा रुक जाओ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, किसकी, रिडक्शन की प्रोसेस करते हैं, रिडक्शन की। अब ये रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर हम करते क्या हैं, इस रिडक्शन की प्रोसेस के अंदर हम दो चीज़ करते हैं, या तो हम लोग हीट करेंगे अपने ओर को, और या तो हम क्या करेंगे उसमें रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करेंगे, आर एजेंट को यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। हीट करेंगे उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। और अब ये जो हम लोग हीट करेंगे ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर सकते हैं, O2 की प्रेजेंस में कर सकते हैं, और अब्सेंस ऑफ O2 में कर सकते हैं, जिसमें अब्सेंस ऑफ O2 में कर सकते हैं, O2 में कर सकते हैं। तो जब आप लोग प्रेजेंस ऑफ O2 में करेंगे तब इसका नाम दूसरा होगा, और जब एब्सेंस ऑफ O2 में करेंगे तब इसका नाम दूसरा होगा। क्या क्या होगा, तो जब आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी को हीट करेंगे तब उसको आप लोग रोस्टिंग कहेंगे, और जब एब्सेंस ऑफ O2 में करेंगे तब आप उसको कैल्सिनेशन कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी तरीका। और आगे बता दो कि जब ये करने के बाद आपको जो मिल जाता है तब आपको भी अगर संतुष्टि नहीं होती है तब आप लोग क्या कर लेते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं, यानी उसको दोबारा से, रिफाइनिंग में शब्द है री का अर्थ होता है अगेन एंड अगेन, यानी आप क्या करेंगे, आप उस प्योर मेटल को दोबारा से रिफाइन कर लेंगे उसको, तब आप रिफाइनिंग प्रोसेस कर लेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब कंसनट्रेटेड ओर की फॉर्म मिली है तब इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ रिडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग हीट का यूज़ करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जिससे हमको प्योर मेटल मिल जाता है। मैंने आपको बता दिया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर आपको इससे ही पेट ना भरे तब आप क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग करेंगे यानी प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल का। तो रिफाइनिंग में वर्ड है री का अर्थ होता है अगेन, यानी आपको प्योर मेटल यहाँ पर मिल चुका है लेकिन आप उसे अगेन यानी दोबारा से उसको प्यूरिफाई करेंगे, तब आप उसको रिफाइनिंग कहेंगे। तो एक जो फाइनल स्टेप हम लोग लेते हैं जिसको रिफाइनिंग कहते हैं मेटल की, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग अगर अब भी कोई इम्प्योरिटी रह गई है तब उसको निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और जिसका करने के बाद हमको अब जो मेटल मिला है वो 100% प्योर मेटल मिला है, यानी अब हमको पूरा विश्वास है कि हमको जो मेटल मिला है वो 100% प्योर है। आगे आपको इलेक्ट्रोलिसिस की बात आती है, लेकिन यहाँ पर आपको इमेज दिखा भी रखा है तो मैं यहीं पर बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको रिफाइनिंग करने के लिए कई सारी प्रोसेस होती हैं, जिसमें एक कुछ जैसे कोई अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ मेटल के हिसाब से, तो उसमें आप लोग देखेंगे। चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, आगे बता दूंगा। अब आता है कि आपकी चार्ट जो आपको हैशटैग NCERT में आपके दे रखी है, NCERT के अंदर आपको दे रखा है, ये आपकी NCERT लेकर आया हूँ। तो NCERT में क्या दे रखा है, NCERT में दे रखा है कि हम लोग मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको कैसे करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को 3 बेसिस पर।
एक तो ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी लो है, एक ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम साइज पर है, और एक ऐसे जिनकी हाई रिएक्टिविटी है। सर हमको कैसे पता चलेगा किसकी लो है किसकी हाई है? तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान एक सीरीज़ याद करने को कही थी, जिसमें मैंने क्या बताया था, जिसमें मैंने बताया था कैसे रहता है ना, क्या रहती है भाई, के रहता है ऐसे MgAl, उसके बाद फिर Zn, फिर लेड, है ना। इसको इस हिसाब से मैंने आपको बता रहा था ना, एक तरह से ऐसी आपकी सीरीज़ रहती है, तो उस तरह से आपको एक सीरीज़ याद कर लेनी रहती थी। तो उसी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर रहेगा वो आपका हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल है, और जो बीच में रहेगा वो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, और जो सबसे नीचे रहेगा वो लो रिएक्टिविटी वाला है। तो इस तरह के मेटल्स का हम क्या करेंगे, इन सबका अलग अलग होता है एक्सट्रैक्शन। तो जो लो रिएक्टिविटी हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, वो आपको बेसिकली सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फाइड मतलब मैंने आपको ऊपर बता रखा था कि किस किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, और सल्फाइड की फॉर्म में, और हेलाइड की फॉर्म में। 4 फॉर्म मैंने आपको बताई थी। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये आपको याद कर लेना है कि कोई भी मेटल अगर वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाया जाएगा तब आप उसके साथ क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, यानी उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भूंज लेंगे। पी ऑफ ऑक्सीजन में, पी ऑफ O2 में उसको क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे, उसको हीट कर लेंगे। तो अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट कर लेते हैं तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे कि जी हाँ मैंने रोस्टिंग कर ली है। और जब आप इसको कर लेंगे तब आपको एक प्योर मेटल मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा, तब आप रिफाइनिंग कर लेंगे, और उसके बाद फिर आपको एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। इस तरह से आपका लो रिएक्टिविटी वाले मेटल पूरे हो जाएंगे। अब आता है मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक मिलेगा आपको कार्बोनेट और एक मिलेगा सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी सल्फाइड ओर होगा तो उसके लिए आपको रोस्टिंग कर लेनी है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भूंज लेना है उसको, तब आप उसकी रोस्टिंग कर लेंगे। और अगर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में मिला तो चूँकि कार्बोनेट C से स्टार्ट होता है और C से ही कैल्सिनेशन स्टार्ट होता है, इसीलिए आप इसके साथ क्या कर देंगे, कैल्सिनेशन कर देंगे। कैल्सिनेशन क्या है, तो हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप लोग अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब आप क्या कहेंगे कि मैंने कैल्सिनेशन कर दिया है। तो C से कार्बोनेट और C से कैल्सिनेशन, तो आप लोग कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन कर देंगे। और आप चाहे जो करें आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जब आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा तब आप क्या कर लेंगे, उसका रिडक्शन कर लेंगे, मैंने आपको बताया था। और फिर रिडक्शन करने के बाद जो मेटल मिला है उससे पेट ना भरेगा, तब आप रिफाइनिंग कर लेंगे और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। आगे आती है हाई रिएक्टिविटी वाली, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एकदम अलग है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसके मोल्टेन ओर की, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है आपको इसके मोल्टेन ओर की, और इसी की ऊपर आपको फिगर दे रखा था कि हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल की आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और उसके बाद आपको डायरेक्टली प्योर मेटल मिल जाएगा। अब आगे क्या देखते हैं, आगे जो आपको यहाँ पर व्याख्या कर रखी है ऊपर आपको जो बता रखा है, तो क्या कह रखा है कि जो कि लो रिएक्टिविटी वाले मेटल होंगे उनके साथ हम क्या करेंगे, इनको हम लोग रोस्ट करते हैं सबसे पहले। चूँकि ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, चूँकि ये सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड। तो चूँकि ये सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको रोस्ट कर लेते हैं, इनकी प्रेजेंस ऑफ हीट में इनको गर्म कर लेते हैं। और एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, जैसे मरकरी है तो इसको क्या किया जाता है, जब ये सिनाबार से निकाला जाता है तब इसको हीट कर लिया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है, और उसके बाद फिर इसका रिडक्शन कर लिया जाता है, उसके बाद मरकरी बन जाता है। और फिर भी अगर पेट नहीं भरता तब आप लोग रिफाइनिंग कर लेते हैं, और उसके बाद तो आपको प्योर मरकरी मिल जाता है, प्योर मरकरी मिल जाता है। दूसरा एग्जांपल है कॉपर का। कॉपर को भी आप निकालते हैं तो कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, उसको भी आप लोग प्रेजेंस ऑफ हीट में रोस्ट कर लेते हैं, तब आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर का प्योर फॉर्म मिल जाएगा। आगे आता है मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल, यानी ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, मीडियम है। तो इनमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से आपको मिल सकते हैं, या तो आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आपको सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा तब आपको क्रमशः सल्फाइड के लिए रोस्टिंग और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन कर ऑक्साइड की फॉर्म में करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाए तब तो आपको दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट उसका रिडक्शन कर लेंगे और रिडक्शन करने के बाद आपको क्या हो जाए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपको क्या मिला, सल्फाइड की फॉर्म में मिला तो आपको रोस्टिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपको कार्बोनेट की फॉर्म में मिला तो आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ऑक्साइड के रूप में मिल जाए तब तो आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा ना, आप डायरेक्ट रिडक्शन कर लेंगे और आपको मेटल मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल 3 रूप में मिलते हैं। एक आपको मिलता है किसके रूप में, एक मिलता है आपको ऑक्साइड के फॉर्म में, एक मिलता है आपको सल्फाइड की फॉर्म में, एक मिलता है आपको कार्बोनेट की फॉर्म में। जिंक, आयरन और लेड आर टिपिकली फाउंड एज, जैसे जिंक आपका ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, आयरन सल्फाइड के रूप में और लेड आपका कार्बोनेट के रूप में, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो अगर ये ऑक्साइड की फॉर्म में है तब तो इसको करना आसान ही है, और अगर ये नॉन ऑक्साइड की फॉर्म में है यानी सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में है तब आपको इसको ऑक्साइड की फॉर्म में करना पड़ेगा, जिसके लिए आप कार्बोनेट की फॉर्म में होगा तब, अगर आप सल्फाइड की फॉर्म में होगा तब आप उसको रोस्ट कर लेंगे यानी प्रेजेंस ऑफ हीट में उसको क्या करेंगे, रोस्ट गर्म करेंगे, और कार्बोनेट की फॉर्म में होगा तब आप कैल्सिनेशन कर लेंगे यानी एब्सेंस ऑफ हीट में इसको, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट कर लेंगे, तब आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, मतलब ऑक्साइड फॉर्म मिल जाएगी उस मेटल की। और जब आप टोटल सब कुछ कर कर ऑक्साइड फॉर्म तक पहुंच गए तब आपको रिडक्शन कर लेनी है, किसका यूज़ कर करके, कोक का यूज़ करके जो कि एक कार्बन का फॉर्म है, और रिएक्टिव मेटल का यूज़ कर करके सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स का यूज़ कर कर आप इसका क्या कर लेंगे, थर्मेट प्रोसेस कर लेंगे। अब थर्मेट प्रोसेस कितना करेंगे, जिस हिसाब से उसका पर्पज़ होगा, उसके पर्पज़ का मतलब आगे चलकर उसका यूज़ किस फॉर्म में होना है उसी लेवल पर हम लोग इसका थर्मेट प्रोसेस करते हैं। अब आ जाते हैं ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इनको हम क्या नहीं कर सकते, हम देखते हैं कि हमने अभी तक पीछे जितने भी किए हैं सब में हमने क्या किया है, हीट किया है, चाहे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया हो चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया हो। लेकिन जो कि ऐसे मेटल जो कि चाहे एयर का कांटेक्ट पाकर चाहे वाटर का कांटेक्ट पाकर झट से हीट पकड़ लेते हैं, उनको आप लोग हीट देंगे तब तो वो आपके प्योर फॉर्म में नहीं आने वाले। ठीक है, तब वो आपके प्योर फॉर्म में मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग एक अलग मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपको इस हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल का एक्सट्रैक्शन कर कर आपको प्योर मेटल मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, इन टॉप रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो मेटल के लिए करते हैं उनको आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं, उनके मोल्टन क्लोराइड का। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कह रहा है कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इनको हम लोग हीट कर कर तो नहीं निकाल सकते ना, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर कर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमको इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है किसका, इनके मोल्टन फॉर्म का आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम मेटल को क्या करते हैं, सोडियम मेटल को जब हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं तब आपको क्या होता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप लोग जब आप इसके मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि इनके मोल्टन क्लोराइड के रूप में आपको करना पड़ेगा ना। तो जब आप लोग इसके मोल्टन क्लोराइड, सोडियम के मोल्टन क्लोराइड के फॉर्म में इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको कैथोड और एनोड पर क्रमशः सोडियम का प्योर मेटल और क्लोरीन इम्प्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। अब ये होता कैसे है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए हम लोगों ने एक पूरा सेटअप बनाया था, वैसे ही हम लोग मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए पूरा सेटअप बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इसमें हमारे पास एक बीकर रहेगा जैसे वहाँ पर था। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम लोग मड भर देंगे, किसका, इसके अंदर हम लोग मतलब बेसिकली ओर भर देंगे हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल का। तो जब आप इसके अंदर ओर भर देंगे तब क्या होगा, तब आप लोग इसे ऊपर एक बैटरी से कनेक्ट कर कर चालू कर देंगे इसके अंदर करंट। लेकिन चूंकि इसकी रिडक्शन तेज़ से हो पाए इसीलिए इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्ट का सॉल्यूशन डालते हैं। क्यों, क्योंकि सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल देने से इलेक्ट्रोलिसिस तेज़ होने लगती है, जल्दी होने लगती है। ठीक है, ऐसा हमने
उसका वाटर का रिडक्शन करते समय भी किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या कर दिया था, पानी डाल दिया था ना, पानी नमक डाल दिया था आपके पानी के अंदर। और जब आप ऐसा करेंगे तब क्या होगा, तब आपके जो एनोड है इस पर इम्प्योरिटीज़ आकर चिपक जाएगी और आपके कैथोड पर कैटायन, कैथोड पर आपके प्योर मेटल आकर चिपक जाएंगे। और यही नहीं, प्योर मेटल का आपको ज़रूरत थी तो ये प्योर मेटल आकर आपका कैथोड पर चिपक जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो इम्प्योर मेटल हैं वो आपको एनोड पर मिल जाएंगे, प्योर मेटल कैथोड पर मिल जाएंगे और आपको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे वहाँ पर हम लोग डालते थे तो उनको हम क्या कहते थे, उनको हम लोग ऐसे, जैसे आप कैटलिस्ट कह सकते हैं, जो कि उनको तेज़ धीमा करते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोगों ने जैसे कैटलिस्ट की फॉर्म में डाल रखा था, वैसे ही यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में डालेंगे। मतलब चीज़ एक ही करेंगे लेकिन नाम बदल जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर कॉपर का भर देंगे, पहले पानी भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉपर की जो ये आपको ओर मिला है उसको हम लोग भर देंगे और इसके अंदर जब आप डालेंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किसके रूप में भाई, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जब आप इसके अंदर डालेंगे इसको, तब क्या होगा, तब इसके अंदर ऊपर से लाकर आप ऐसे जोड़ देंगे आप सर्किट, तो आपका करंट भी चालू हो जाएगा। ठीक है। और जब आपका करंट चालू हो जाएगा तब इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगी, तो एनोड के ऊपर क्या आ जाएगी, इम्प्योरिटी आकर जम जाएगी, इम्प्योर कॉपर आकर जम जाएगा और कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर आकर जम जाएगा और यही प्योर कॉपर आप ले लेंगे। ठीक है। कह रहा है कि इम्प्योर कॉपर आपके एनोड पर आकर चिपक जाएगा, प्योर कॉपर आपके कैथोड पर आकर चिपक जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में आप लोग एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट डाल देंगे और जब आप लोग इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब क्या होगा, तब प्योर कॉपर आपके कैथोड पर आकर चिपक जाएगा और इम्प्योर आपके एनोड पर आकर चिपक जाएगा। ये हमने देख लिया। अब आते हैं आपके चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक पर। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जैसे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम के चैप्टर में लास्ट में 2 टॉपिक जाने थे ना, कौन से जाने थे, कोरोजन जाना था और रेंसिडिटी जाना था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी 2 टॉपिक लास्ट में जानते हैं इस चैप्टर में, कौन सा, एक कोरोजन का और एक एलॉय क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन के बारे में आप लोग थोड़ा फैमिलियर हैं, कोरोजन के बारे में आप जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा था कि अगर कोई भी मेटल है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से, किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट कर कर कुछ डैमेज कर देने वाला सामान अपने ऊपर बना ले, उसको आप लोग कोरोजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोरोजन क्या है, आप अगर कोई मेटल कोई एलिमेंट से रिएक्ट कर दे, कैसे एलिमेंट से भाई, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दे, मॉइस्चर से रिएक्ट कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर दे और इसके ऊपर कोई डैमेज आ जाए तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप लोग कहते हैं कि भाई इसका कोरोजन हो गया है, क्लोराइड हो गया है। एग्जाम्पल है रस्ट ऑफ आयरन, जब आपका आयरन बाहर के एनवायरनमेंट में रहता है तब ये इन्हीं तीनों चीज़ से रिएक्ट कर कर क्या कर लेता है, अपने ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की Fe2O3 क्या करेगा, Fe2O3 नाम की क्या कर लेगा, एक अपने ऊपर लेयर जमा कर लेगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग लग गई है भाई। तो ये किस कलर की रहती है, ये रेडिश ब्राउन कलर की रहती है, जिस कलर का ये है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने आपको तीनों की इमेज दिखा रखी थी चैप्टर नंबर 1 में कि कॉपर कार्बोनेट का भी आप क्या करते हैं, कॉपर को भी अगर आप लोग ऐसे बाहर छोड़ देंगे तो ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है और ऐसे ही अगर आप लोग सिल्वर को बाहर छोड़ देते हैं तो ब्लैक कलर की या हल्की यहाँ ग्रेइश ब्लैक कलर की क्या जल जाएगी, बन जाएगी सिल्वर के सल्फाइड की लेयर इसके ऊपर जम जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के अंदर जब आयरन की नेल को डाला गया तो जितना पार्ट ऊपर था उसमें नहीं लगा, लेकिन जितना पार्ट को वाटर का कांटेक्ट मिला और एयर का कांटेक्ट मिला वो रस्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, आगे आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि है अलॉय। अलॉय का बेसिकली क्या मतलब है, अलॉय बेसिकली एक तरह का मिक्सचर है। और ये मिक्सचर क्या है, ये एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पर आप क्या करते हैं, जहाँ पर आप अपनी सुविधा के लिए किन्हीं 2 मेटल्स को क्या करते हैं, किन्हीं 2 मेटल्स को जोड़ देते हैं, 2 मेटल्स को मिला देते हैं बेसिकली। जैसे अगर आपने जैसे डीएनए में देखा होगा ना कि हमने क्या किया प्लांट्स में, हमने प्लांट में यही किया ना कि अगर आपका कोई प्लांट था जो कि अच्छे पौधे अच्छा फल देता था लेकिन बहुत बड़ा होता था, जगह बहुत ज़्यादा देता था, और कोई ऐसा प्लांट था जो कि जगह कम लेता था लेकिन फल थोड़े ख़राब देता था, इसीलिए आपने क्या किया, दोनों के डीएनए को
दोनों को लिया और दोनों में क्रॉस करा दिया। जैसे मैंने आपको हेरिडिटी के अंदर पढ़ा रखा था थोड़ा बहुत, तो वैसे ही आपने उनको अंदर क्रॉस कराया, उनके डीएनए को मैच कराया और उसके बाद क्या किया आपने, इसके रिज़ल्ट में अपनी सुविधा के लिए एक ऐसा पौधा निकाला जो कि जगह भी कम लेता था और क्या लेता था, और फल भी ज़्यादा देता था, बड़े बड़े देता था। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए आयरन और कार्बन, आयरन का बेसिकली एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ पहले आयरन की कढ़ाई हुआ करती थी। तो उसमें हुआ क्या कि जो आयरन की कढ़ाई थी उसमें था क्या कि खाना बहुत स्वादिष्ट बनता था, लेकिन क्या होता था, वो क्या होता था, जंग लग जाती थी, रस्ट लग जाती थी उसके ऊपर। तब हमारी माताओं बहनों ने क्या किया, उन्होंने ऐसे अपने पतियों से कहा, ए जी क्यों ना एक ऐसा मेटल बनाया जाए जो कि लोहे की तरह मजबूत भी हो, लेकिन उसमें लोहे की तरह जंग न लगे। तो इन सब के जो पति थे इन्होंने मिलकर क्या की, कॉन्फ्रेंस बैठाई और उसके बाद ये जाकर साइंटिस्ट के पास मिले। तो साइंटिस्ट की बीवी को भी यही प्रॉब्लम थी। उसने क्या किया, उसने कहा चलो मैं 70% आयरन में 30% कार्बन मिलाकर देखता हूँ क्या बनता है। तो जब इसने ऐसा किया तब इसको स्टील मिल गया, और स्टील बेसिकली एक इस तरह का आयरन होता है जिसमें रस्ट नहीं लगता, ठीक है। यानी आपके घर की टंकी हो गई, आपके घर की जो कुछ भी ग्लास है आपका, मतलब बेसिकली आपके घर के ज़्यादा से ज़्यादा जो खाने के आइटम्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जिसमें आप सर्व करते हैं, फूड को बनाते हैं, फूड को ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन आपके क्या हैं, स्टील के ही हो गए हैं। और इसी में जब आपने कोबाल्ट और निकल को भी एक्स्ट्रा में जोड़ दिया तब आपका स्टेनलेस स्टील बन गया। और एग्जांपल की बात करें तो जब आप कॉपर और जिंक को जोड़ते हैं तो ब्रास बनता है, कॉपर टिन को जोड़ते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, और लेड और टिन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो आपका सोल्डर बनता है, जो कि आपकी वेल्डिंग के लिए काम आता है इलेक्ट्रिक फायर में। और एक आपका मज़ेदार है, आपके एनसीईआरटी में भी इसका नाम आता है अमलगम का। अमलगम क्या है, एक इस तरह का एलॉय है जिसमें मरकरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक मरकरी बेस्ड अलॉय है। अलॉय क्या मैंने बताया, मैंने कहा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें आप दो मेटल्स को जोड़ देते हैं। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है, इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपको शाम को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।